पाकिस्तान और ईरान के बीच वार पलटवार पिछले लगभग 48 घंटों से चल रहा है। पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान की सीमा में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ईरान ने आज तेहरान में पाकिस्तान के सीनियर राजनयिक को समन किया। ईरान की मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। इस बीच इस्लामाबाद में अचानक हड़कंप मच गया है। विदेश में मौजूद पाकिस्तान के केयरटेकर वजीर आजम और वित्त मंत्री दोनों विदेश से वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं और पाकिस्तान से आ रही खबरों को देखकर लग रहा है मानो वहां भारत से जुड़ी एक खबर का डर चल रहा है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले का 13 सेकंड का वीडियो जारी किया है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने ईरान की सीमा में आक्रमण किया। दावा किया गया कि ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में आतंकी अड्डों पर हमला किया गया है, पर ईरान के खिलाफ जवाबी हमला करने के बाद भी पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद ईरान इस्लामाबाद के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान ने ईरान में 7 आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि लड़ाकू विमानों, मिसाइल और ड्रोन की मदद से ये हमले किए गए। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक ईरान की सीमा में 48 किलोमीटर अंदर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ने इस हमले में 4 बच्चे और 3 महिलाओं सहित 9 विदेशियों के मारे जाने की बात की है। ईरान में हुए ऑपरेशन को पाकिस्तानी वायुसेना ने मर्ग सरमाचर का नाम दिया है। इसका मतलब होता है विद्रोहियों को मारने का ऑपरेशन। सरमाचर शब्द का मतलब बागी या विद्रोही होता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तानी मूल के आतंकी खुद को सरमाचर यानी विद्रोही कहते हैं। पाकिस्तान ईरान के बीच एक दूसरे पर हमलों को लेकर कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा कि इस मसले को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। चीन ने बयान जारी करके कहा कि वो पाकिस्तान और ईरान के बीच जारी तनाव से बहुत ज्यादा चिंतित है। पर भारत के बयान को सुनकर पाकिस्तान की सेना और सरकार टेंशन में है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला, आतंकवाद पर भारत की 0 टॉलरेंस वाली नीति है और कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवादियों और आतंकी अड्डों को लेकर भारत का हमेशा से यही रुख रहा है। हालांकि भारत का बयान सुनने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान ने कहा कि उसे आत्मरक्षा के लिए उन आतंकियों पर हमले का अधिकार है जो ईरान की सीमा में मौजूद हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट पर हवाई हमले के दौरान भारत ने भी ऐसा ही किया था। अब पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करके अपनी जमीन पर मौजूद हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर हमले का रास्ता खोल दिया है। पाकिस्तान पर हमले के बाद भारत ने ईरान को सपोर्ट किया। ये बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। आज पाकिस्तान से खबर आई कि उनके वजीर आजम और वित्त मंत्री दोनों ही स्विट्जरलैंड से फौरन वापस आ रहे हैं। क्या इसकी वजह पाकिस्तान का भारत वाला डर है? आखिर पाकिस्तान की सरकार हड़बड़ाहट में क्यों दिख रही है? पाकिस्तान के पीएम भले ही इस्लामाबाद वापस आ जाएं, हालांकि वहां फैसले का अधिकार तो आर्मी चीफ को ही है। पाकिस्तानी सेना के इस हमले से अमेरिका को भी ईरान के खिलाफ रास्ता मिल गया है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसने साल 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान की सीमा में हमला किया है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश काफी दिनों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ने उनको हमले का रास्ता दिखा दिया है? पाकिस्तान और ईरान का तनाव ज्यादा बढ़ने या फिर जंग में बदलने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि जो पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर कर्ज मांगता है वो युद्ध क्या खाक लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला किया है और इसके क्या मायने हैं, देशहित पाठशाला में आपको हम समझाते हैं। पाकिस्तान का जवाबी हमला असल में इस्लामाबाद की मजबूरी थी। ये एक तरह से चेहरा बचाने की कोशिश है जिसमें पाकिस्तान की सेना कामयाब होती दिख रही है। पाकिस्तानी सेना का इतिहास भारत के सामने सरेंडर का रहा है और पाकिस्तान के जनरलों ने अपनी छवि को बदलने के लिए ईरान से तनाव को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ईरान तनाव पर देशहित पाठशाला का पहला सवाल यह है कि ईरान पर हमले से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। इसका जवाब है कि पहले पाकिस्तान में सेना के खिलाफ माहौल था। अब पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद ज्यादातर लोग सेना के साथ हैं। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वहां की जनता सेना के खिलाफ थी, पर अब पाकिस्तान में सेना के लिए समर्थन बढ़ गया है। अगला सवाल है, क्या गाजा संघर्ष के बाद पाकिस्तान ईरान के बीच भी तनाव बढ़ेगा? तो इसका जवाब भी आपको देते हैं। संभावना इसकी कम है क्योंकि हमले के बाद पाकिस्तान ने शांति का संदेश भेजा है। पाकिस्तान ने कहा कि वो मुद्दा सुलझाने के लिए ईरान के साथ बातचीत चाहता है, यानी पाकिस्तान को डर है और वो नहीं चाहता कि ईरान नाराज हो जाए।
तो एक तरफ परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान और परमाणु ताकत बनने की कोशिश कर रहे ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की परमाणु योजना सामने आ गई है। एक तरफ गाजा पर इजराइल का अटैक है तो दूसरी तरफ ईरान के परमाणु बम का खतरा। क्या इसके बाद सऊदी अरब ने भी परमाणु बम बनाकर मुस्लिम देशों का अगुवा बने रहने का प्लान बनाया है? देखिए ये रिपोर्ट। गाजा पर इजराइल के बम गिर रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम देश खामोश हैं। मिडिल ईस्ट के सुन्नी मुल्क जिस ईरान को खतरा मानते हैं, दुनिया दावा कर रही है उसके पास परमाणु बम बनाने का यूरेनियम मौजूद है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो क्या आप सऊदी अरब मुस्लिम मुल्कों पर अपने दबदबे को कायम रखने के लिए परमाणु बम बनाने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है? ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अब सऊदी अरब ने अपने यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम का बचाव करना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी परमाणु बम बनाने वाले ज्यादातर देशों ने इसका एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन बाद में परमाणु धमाका कर दिया। लेकिन अब आप ये जानिए आखिरकार क्यों सऊदी अरब के यूरेनियम संवर्धन पर सवाल खड़े हुए। इसकी वजह है सऊदी के सबसे शक्तिशाली नेता का बयान, जो साफ साफ अपनी परमाणु मंशा दुनिया को पहले ही बता चुके हैं। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। कोई भी देश जब परमाणु हथियार प्राप्त कर लेता है तो सऊदी अरब इससे चिंतित होता है। ईरान के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी अपनी एक न्यूक्लियर कैपेसिटी वेपन कैपेसिटी डेवलप करता है, तो उसका जाहिर सा असर एक तो ये होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिलिट्री कंपटीशन। और ये भी हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान में जो रिवैलरी है एक दूसरे की, एक शिया है दूसरा सुन्नी है वहाबी है, तो एक तरह से अपने प्रभाव के लिए जो उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है ये, तो उसको देखते हुए डर ये है कि ये कंपटीशन और पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ईरान के बम तैयार करने पर खुद भी बम बनाने की बात कही थी। तो आप ये भी जानिए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास कई परमाणु हथियार बनाने का यूरेनियम है और पहली बार ईरान ने इतना यूरेनियम इकट्ठा किया है। कुछ सालों पहले भी दावा किया गया था ईरान के पास कम से कम एक बम बनाने के लिए 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। ईरान भी कह चुका है कि उसके पास परमाणु बम की तकनीक है, लेकिन फिलहाल उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से सावधान रहने की जरूरत बताई है। इसके अलावा दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है और इसे मिडिल ईस्ट के देश अपने लिए खतरा मानते हैं। जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वहाँ पर, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन मिडिल ईस्ट में, अगर सऊदी अरेबिया सोचता है कि मेरे को भी यहाँ पर एक बैलेंस बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्वायर करनी है तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये। लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे और उसके बाद में क्या नतीजा होगा तो वो तो बात की बात है। अब ईरान बम बनाने के करीब है तो सऊदी अरब के पास भी यूरेनियम है और इस तकनीक को पाने के लिए खर्च करने लायक पैसा भी सऊदी के पास मौजूद है। इसके अलावा पश्चिमी देशों की मीडिया इस बात का भी दावा कर चुकी है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में भी सऊदी अरब का ही पैसा लगा था। सऊदी अरब के पास मुस्लिम मुल्कों के समर्थन से परमाणु बम बनाने के बाद दुनिया के दबाव को भी सहने की क्षमता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने मन बना लिया तो परमाणु हथियार हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की गए। इसके बाद उन्होंने तुर्की से ड्रोन खरीदने का फैसला किया। मालदीव ने इसके बाद चीन के साथ कई समझौते किए और अब मालदीव में विदेशी सेना पहुंच सकती है। मालदीव से वसूली शुरू हो गई है। पहली बार मालदीव में तुर्की का सैन्य दखल होने की संभावना है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू अपनी पहली विदेश यात्रा में तुर्की गए और उसके तुरंत बाद ये फैसला आया है। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर मालदीव में तुर्की की सेना पहुंच सकती है। ये भी संभव है कि तुर्की की सरकार मालदीव के किसी द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बना ले। जल्द ही संभव है कि मालदीव हिंद महासागर में भारत विरोधी मोर्चे का केंद्र बन जाए। मालदीव की नई सरकार ने वहां तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहा है। ये सभी भारतीय सैनिक वहां भारत सरकार द्वारा मालदीव की मदद के लिए चलाए जा रहे सैनिक और नागरिक कार्यवाहियों से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने मालदीव को 2 स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए हैं और समुद्र की सुरक्षा के लिए एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया है। इसके अलावा भारत सरकार मालदीव को निगरानी के लिए कोस्टल रडार लगाने में भी मदद करती है। अब मालदीव अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है और जाहिर है इसके साथ ही तुर्की के सैनिक विशेषज्ञों का यहाँ पर दखल बढ़ेगा। भारत के आसपास के देशों में चीन की घुसपैठ और हिंद महासागर में बढ़ती सैनिक प्रतिद्वंदिता के बीच ये भारत का नया सिरदर्द है। हालांकि इन खबरों के बीच भारत और मालदीव के बीच लगातार मुलाकातें हो रही हैं। You would have seen that on 14th we had a meeting
of the core group. In the core group, we had detailed discussions on several aspects of the bilateral relationship. And then in that press release, we mentioned that both sides held discussions on finding mutually workable solution to enable continued operation of Indian aviation platforms that provide humanitarian and medvac services to the people of Maldives. The next meeting is to be held in India. मालदीव की हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूदगी उसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। भारत के मालदीव के साथ पुराने संबंध रहे हैं। 1966 में मालदीव की आजादी के बाद भारत पहले देशों में था जिन्होंने उसे मान्यता दी। 1976 में दोनों देशों में समुद्री सीमा को लेकर समझौता हुआ और 1981 में दोनों ने व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत लगातार मालदीव को आर्थिक मदद देता रहा और मालदीव की राजधानी में सबसे बड़ा अस्पताल बनाया। 1988 में भारत ने मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम किया और वहां वापस लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की। 2014 में मालदीव के इकलौते पानी साफ करने के संयंत्र में खराबी के बाद भारत ने ही वहां वायुसेना के बड़े ट्रांसपोर्ट विमानों से पानी पहुंचाया और नौसेना के जहाजों की मदद से खारे पानी को पीने लायक बनाया। मालदीव की रणनीतिक स्थिति पर चीन की नजरें गड़ी हैं। श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर आर्थिक गुलाम बनाने के साथ साथ चीन मालदीव को भी जाल में फंसाना चाहता है ताकि हिंद महासागर में उसके लिए एक और महत्वपूर्ण ठिकाना बन जाए। चीन समय समय पर मालदीव में अपनी समर्थक सरकार बनाता है, जैसा उसने इस बार भी किया। चीन यहाँ पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की मदद से इस्लाम के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। चीन ने भारत की घेराबंदी करने के लिए मालदीव समेत दूसरे देशों में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति शुरू की है और ऐसा लग रहा है अब मालदीव ने तुर्की को भी भारत विरोधी मोर्चेबंदी का हिस्सा बना लिया है। भूटान हो या बांग्लादेश, श्रीलंका हो या मालदीव, भारत ने बिना किसी स्वार्थ के अपने पड़ोसी देशों और छोटे देशों की मदद की और उनके साथ मिलकर साझा विकास के कार्यक्रम चलाए। इससे उलट चीन ने जब भी किसी देश की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो उसके बदले में उस देश को कर्ज के जाल में फंसाया, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया, उसकी राष्ट्रीय नीतियों और सरकार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और अंत में उसे कंगाल बना दिया। श्रीलंका और पाकिस्तान इसके सबसे नए उदाहरण हैं। ये बात मालदीव की मौजूदा सरकार जितना जल्दी समझ लेगी, मालदीव की जनता को इसकी कीमत उतनी ही कम चुकानी पड़ेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में सिर्फ 4 दिन शेष हैं। सारा देश 22 जनवरी के इंतजार में राममय है। अपने अपने तरीके से राम भक्त अपने प्रभु के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या के मुसलमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या सोच रहे हैं? जिस श्री राम मंदिर ने अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख दी, अयोध्या के विकास को नए पंख दिए, उसके उद्घाटन से पहले मुसलमानों के दिल में क्या चल रहा है? मुसलमान कैसे करेंगे रामलला का स्वागत? अयोध्या से देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामलला होंगे विराजमान, क्या सोच रहे हैं अयोध्या के मुसलमान? अयोध्या बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह निकल जाते थे आदमी एकदम परेशान, रोड पे निकल जाते थे आदमी तो आधा एक घंटा जाम लगता था, परेशान हो जाते थे। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अयोध्या में विकास की बहार, राम मंदिर लाया रोजगार। जिससे आप रिक्शा चला रहे हैं, पर्यटक ज्यादा संख्या में आ रहे हैं राम मंदिर की वजह से। जी, बहुत आ रहे हैं, यहाँ पर लाखों आदमी आ रहे हैं। जी, राम मंदिर की वजह से बहुत लोग आ रहे हैं। जिन्होंने लड़ी बाबरी की लड़ाई, वो भी दे रहे श्री राम मंदिर की बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 4 साल बीत चुका है, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कोई एक पत्ता भी नहीं हिला, कहीं दर्शन, कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं। अब मंदिर बच के तैयार है, लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। अयोध्या के हर वासी के लिए दिवाली है, लेकिन अयोध्या के मुसलमान रामलला का स्वागत कैसे कर रहे हैं? जी न्यूज बाबरी के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी के पास ये जानने के लिए पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले हमारी टीम को मंदिर के उद्घाटन समारोह का कार्ड दिखाया। इकबाल अंसारी जी, कैसा लग रहा है मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का निर्माण?
देखिए, ये अयोध्या है, यहाँ जो भी काम होता है सभी को अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लग रहा है, अयोध्या वालों को भी अच्छा लग रहा है, सारे लोग खुश हैं। देखो बगल में चंद्रशेखर बैठे हुए हैं, ये भी खुश हैं, इधर ये भी खड़े हैं, सभी खुश हैं। अच्छा, ये आपको कार्ड भी मिला है न्योता? हाँ, ये भी कार्ड हमको मिला है, ये जो है 10 दिन हो गया मिले। 10 दिन हो गया है? 10 या 12 दिन हो गए। हाँ, आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, तो अब न्योता मिला है तो जाएंगे। अयोध्या के मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस समय जब मंदिर बन रहा है? क्योंकि आप तो बाबरी मस्जिद के लिए आपने काफी लड़ाई लड़ी, कोर्ट से फैसला आप लोग के खिलाफ गया, मंदिर के पक्ष में आया, तो फिलहाल और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चा होती है? देखिए, चर्चाएं तो हम सुनने भी नहीं जाते, अब जो है क्या चर्चा हो रही, जो कुछ होना था वो सब मीडिया के माध्यम से जो हो रहा है वही हम भी सुन रहे हैं। दो जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 4 साल बीत चुका है, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कोई एक पत्ता भी नहीं हिला, कहीं दर्शन, कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं। अब मंदिर बन के तैयार है, लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। मंदिर मस्जिद विवाद खत्म हुआ, अयोध्या में विकास का पहिया घूमा तो इसका फायदा सबको मिल रहा है, फिर चाहे अयोध्या के हिंदू हों या फिर मुसलमान। अल्ताफ अंसारी क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। अल्ताफ अंसारी, कैसी लग रही है अयोध्या आपको इस समय जब मंदिर का निर्माण होने जा रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग बहुत सही सोच रहे हैं, कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। अयोध्या बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह निकल जाते थे आदमी एकदम परेशान, रोड पे निकल जाते थे आदमी तो आधा एक घंटा जाम लगता था, परेशान हो जाते थे। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मामला जो है एकदम बढ़िया चल रहा है, आराम से। तो इससे आप लोग के ऊपर क्या आने वाले दिनों में असर पड़ेगा? क्योंकि आप ऑटो चलाते हैं, जब अयोध्या में ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो कैसा फर्क पड़ेगा? देखो, जैसा है कि जैसा आबादी बढ़ती है वैसा रोजगार भी बढ़ता है, तो आबादी जैसे बढ़ेगी वैसे रोजगार भी बढ़ेगा, हमारा लोग का भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। इसमें कोई लोग की आपत्ति नहीं है, जैसा देश वैसा देश। बहुत बढ़िया सरकार। वैसे फूलमाला से अयोध्या आने वालों के स्वागत की एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें बाबरी के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। ये अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में हर आने वाला हमारा मेहमान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमने भी उनका स्वागत जो है फूलों से किया। ये तस्वीर हमारी वायरल है नहीं, ये सच्चाई है कि हम जिस देश में भी रहते हैं जो उस देश का कानून मानते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्रियों की बात माना जाता है। वो हमारे देश जो है, हमारे यहाँ अयोध्या में आए, वो हमारे मेहमान थे, हमने उनका स्वागत फूलों से किया। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद हुआ, देश भर में इसकी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन अयोध्या में कभी सामाजिक सद्भाव नहीं बिगड़ा। अयोध्या के मुसलमान अब राम मंदिर बनने के बाद अपने शहर की तरक्की को देख रहे हैं और इस तरक्की में अपनी तरक्की के मौके तलाश कर रहे हैं। रोशन अली जी, आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी। कब से चला रहे हैं? जी, अभी 1 साल से। 1 साल से। तो मंदिर बन रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं राम मंदिर को? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, राम मंदिर बन रहा है। जी। तो क्या फर्क पड़ेगा आप लोग के जीवन पर? कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, जो बन रहा है, जो 50 साल का झगड़ा था, जो 30 साल का झगड़ा था, वो आज खत्म हो गया है योगी जी के आने से। और ये झगड़ा खत्म ही हो जाना था, इससे हमें बहुत अच्छा है। और यहाँ पर रोजगार नहीं था, अब रोजगार हो गया है योगी जी के आने से। तो देखिए, रोशन अली कह रहे हैं कि ये झगड़ा पहले भी खत्म हो जाना चाहिए था और अब खत्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण से ये भी खुश हैं और ये कह रहे हैं कि जब पर्यटक आएंगे तो यहाँ पर रोजी रोटी के साधन और ज़्यादा बढ़ेंगे, रोजगार के साधन और ज़्यादा बढ़ेंगे। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। 22 जनवरी से पहले आज का दिन अयोध्या और राम भक्तों के लिए बेहद खास है। आज वो दिन है जब प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश कर गए, यानी राम भक्तों का वो 500 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। तो सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के दिन यजमान के रूप में पीएम मोदी सभी नियमों का पालन करेंगे। पीएम मोदी 11 दिनों तक किन किन नियमों का पालन करेंगे, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। खत्म हुआ 500 साल का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों के लिए सबसे बड़ा दिन, वो दिन जब रामलला ने अपना आसन ग्रहण कर लिया, जब रामलला को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया
और पूरा राम मंदिर मंत्रोच्चारण से गुंजायमान हो उठा। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति के प्रवेश के साथ ही भक्तों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, मानो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अभी ही आ गई हो। गणेश अंबिका पूजन के साथ हुई शुरुआत। हिंदू धर्म में गणेश अंबिका पूजन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश की पूजा होती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उस काम में सिद्धि की प्राप्ति होती है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 5 दिवसीय अनुष्ठान जारी है और आज उसका तीसरा दिन है। 21 आचार्य पूरा अनुष्ठान करवा रहे हैं। अब समझिए प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना के बाद पूरा विधि विधान क्या है। सबसे पहले गणेश अंबिका पूजा होती है, उसके बाद वरुणा पूजा, मातृका पूजा, ब्रह्मा वरण पूजा, वास्तु पूजा कराई जाती है। इस पूजा में प्रभु श्री राम की मूर्ति को अधिवास की अहम प्रक्रिया के तहत भी जाना पड़ा। धार्मिक मान्यता है कि अधिवास वो प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों के साथ कुछ समय के लिए रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से आई हुई चोट अधिवास से ठीक हो जाती है और तमाम दोष भी दूर हो जाते हैं। भगवान राम की मूर्ति की सभी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मूर्ति का होता है गंधाधिवास, जिसमें श्री राम की मूर्ति पर सुगंधित द्रव्यों का लेपन होता है। एक तरफ मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से पूजा आगे बढ़ रही है, तो 22 जनवरी को निमंत्रण पत्र पर अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए भी तैयारी पूरी है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों तक इसका पूरा पालन करेंगे, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी किन किन नियमों का पालन करेंगे आप जानिए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोएंगे। पीएम सिर्फ नारियल पानी पिएंगे। लंबे इंतजार के बाद श्री राम आ रहे हैं। श्री रामलला विराजमान होंगे। श्री रामलला 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और उस पल का सभी गवाह बनना चाहते हैं। सभी उसे स्पर्श करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि श्री राम कैसे अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसको लेकर उत्सुकता है और सभी उस पल को इंतजार कर रहे हैं कि कैसे विराजमान होंगे अपने श्री राम। इसी के साथ पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। साथ ही मोदी ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की। 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के टिकट हैं। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन हजारों की तादाद में राम भक्त अयोध्या आएंगे। इस समय अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। इस खास दिन के लिए सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। अयोध्या में आतंकवाद रोधी दस्ते के कमांडो की भी तैनाती कर दी गई है। अयोध्या में विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया। और आइए अब आपको उन लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं जो जी न्यूज की मुहिम सेल्फी विद राम से जुड़े हैं। इन लोगों में पिंकी बत्रा पटियाला, माधवी चतुर्वेदी फरीदाबाद से, अनमोल जिंदल मुजफ्फरनगर से, अनिल कश्यप गुरुग्राम से, और कुश ने हमें फोटो भेजी है बुलंदशहर से हैं। चंद्रकिशोर सिंह ने बिहार से अपनी सेल्फी हमारे साथ साझा की है। तो जी न्यूज की मुहिम सेल्फी विद राम से ये तमाम दर्शक जुड़े हैं। जी न्यूज।